हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को सेकंड कहानी लाटी, जिसकी लेखिका शिवानी है, उसके बारे में मैं आप लोगों को वाचन करके बताऊंगी। ये कहानी शिवानी द्वारा, जो प्रसिद्ध लेखिका हैं, ये कहानी घटना प्रधान कहानी है। इसमें कप्तान जोशी अपनी पत्नी बानो से अत्यंत प्रेम करता है, जिसका प्रमाण उसके द्वारा दी गई पत्नी की निश्चल सेवा से प्रतीत होता है। बानो टीबी रोग से पीड़ित हो जाती है और आत्महत्या करने का प्रयास करती है। कप्तान द्वारा बानो को खोजने पर उसका ना मिलना तथा 16 वर्षों बाद अचानक स्वयं मिल जाना कप्तान को कुछ ही पलों में बूढ़ा व खोखला अनुभव करा जाता है। कहानी का अंत बानो के स्थान पर कप्तान की त्रासदी को दिखाना लेखिका को सर्वश्रेष्ठ कथाकारों में चिन्हित करता है। आइए कहानी पर प्रकाश डालते हैं। लंबे देवदारों का झुरमुट झुक झुक कर गेठिया सैनिटोरियम की बलैया सी ले रहा था। कांच की खिड़कियों पर सूरज की आड़ी तिरछी किरणें मरीजों के क्लांत चेहरों पर पड़कर उन्हें उठा देती थीं। मौत की नगरी के मुसाफिरों के रोग जीर्ण पीले चेहरे सुबह की मीठी धूप में क्षण भर को खिल उठते हैं। आज टीबी, सिरदर्द और जुकाम खांसी की तरह आसानी से जीते जाने वाली बीमारी है, पर आज से कोई 20 साल पहले टीबी मृत्यु का जीवंत आहन थी। भोपाली से भी अधिक मांग तथा गेठिया सैनिटोरियम की थी। काठगोदाम से कुछ ही मील दूर एक ऊंचे पहाड़ पर गेठिया सैनिटोरियम के लाल लाल छतों के बंगले छोटे छोटे गुलदस्तों से सजे हुए थे। 3 नंबर के बंगले का दुगना किराया देकर कप्तान जोशी स्वयं अपनी रोगणी पत्नी के साथ रहता था। बंगले के बरामदे में पत्नी के पलंग के पास वह दिन भर आराम कुर्सी डाले बैठा रहता। कभी अपने हाथों से टेम्परेचर चार्ट भरता और कभी समय देख देख कर दवाइयाँ देता। पास के बंगले के मरीज बड़ी तृष्णा और चाव से उनकी कबूतर सी जोड़ी को देखते रहते। ऐसी घातक बीमारी में कितने यत्न और स्नेह से सेवा करता था कप्तान जोशी। कभी उनके आनंदित चेहरे पर झुंझलाहट या खींच की अस्पष्ट रेखा भी नहीं उभरती है। कभी वह घुंघराले बालों को ब्रश से संवारता, बड़े ही मीठे स्वर में पहाड़ी झूड़े गाता, जिनकी मिठास में तिब्बती बकरियों के गले में बसती रुनकती घंटियों की सी छुनक रहती। पहाड़ी मरीज बिस्तरों से पुकार कर कहते, वाह कप्तान साहब, एक और। कप्तान अपने पलंग से घुली मिली सुंदरी बानो की ओर देख बड़े लाड़ से मुस्कुरा देता। बानो का चेहरा बीमारी से एकदम पीला पड़ गया था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी बड़ी हो गई थीं। शांत तरल दृष्टि से कप्तान को दिन भर दिन और रात टुकुर टुकुर देखती रहती। विवाह के 2 वर्ष बाद यही उनका वास्तविक हनीमून था, जहाँ न अम्मा, चाची और ताई की शासन की लगाम थी, न नई बहू के घूंघट की बंदिश थी। पिंजड़े की चिड़िया आज़ाद कर दी गई थी, किंतु अब उसके कमज़ोर टहनों में उड़ने की ताकत नहीं थी। कप्तान उनकी दुर्बल तप्त हथेली को अपनी कसरती मुट्ठी में बड़े प्यार से दबाकर सहलाने लगता, तो उसकी सीख सी कलाई की सोने की चूड़ी सर सर कर कोहनी तक सरक जाती। उन दिनों गेठिया का डॉक्टर एक अधेड़ सुएस था। एक दिन उसने कप्तान को अकेले में बुलाकर कहा, कप्तान, तुम अभी जवान हो, यह बीमारी जवानी की भूखी है। मैं देख रहा हूँ तुम जरा भी परहेज नहीं बरतते हो। मरीज की भूख को दवा से जीतना होगा, मोहब्बत से नहीं। क्षण भर को सब समझकर कप्तान लाल पड़ गया। उसके बूढ़े पिता के भी कई पत्र आ चुके थे और माँ ने रो रो कर चिट्ठियाँ डाल दी थी। मेरे 10-20 पूत नहीं हैं बेटा, यह बीमारी सत्यानाशी है। पर कप्तान पहले की तरह अलमस्त डेलता, कभी बानों के चिकने केसों को चूमता, कभी उसकी रेशमी पलकों को, कभी पास के प्राइवेट वार्ड की गुमान सिंह मालदार की गोल मटोल पत्नी से मजाक करता। सैनिटोरियम की मनु जिंदगी के काले आकाश में रौबदार ठकुरानी ही एकमात्र घुतीमान तारिका थी। भरे भरे हाथ पैर की चिकने चेहरे पर सदा मुस्कान बिखेरती हुए पूरे सैनिटोरियम की भाभी थी। उसके स्वास्थ्य के दुर्गम दुर्ग में भी न जाने बीमारी का घुन किस आरक्षित छिद्र से प्रवेश पा गया था। टीबी लगने की पीड़ा से कराहती वह अपनी कंदर गलियों का अक्षय भंडार खोल देती। कभी लक्षपति ससुर को लक्ष्य बनाती, हमारे बुढ़जीव आदि कुमाऊ से छत्रपति पर
बहू शमशान को जा रही है। तो उनकी बला से दुम उठाकर जिसे देखा वही बज्जात नर से मादा निकला। ए शाबाश, क्या पंच के स्टैंडर्ड का सेंस ऑफ ह्यूमर है। भाभी तबीयत बाग बाग कर दी। कप्तान कहता, एक मेरा खसम है साला, पी के धुत होगा किसी गोरी मैम को लेकर। 2 महीने से हरामी झांकने भी नहीं आया। दाढ़ी जारे की अर्थी उठेगी तो मजाल में भी सुहाग उतारूं। वह फिर कहती, क्यों भाभी, क्यों कोस रही हो। कप्तान हंसकर कहता, प्रौढ़ा नेपाली भाभी की सदाबहार हंसी से खिलखिलाती आंखें छलक उठती। शाबाश है कप्तान बेटा, तुझे देखकर मेरी छातियों में दूध उतर आता है। कैसी सेवा कर रहा है तू। और एक हमारे हैं उतिया के जने, मिले तो मूछे उखाड़कर हरामी के मुँह में ठूंस दूँ। कप्तान हंसते हंसते दोहरा हो जाता। मूछे उखाड़कर मुँह में ठूंसने की बात कुछ ऐसी ही जम जाती कि वह भागकर बानों को सुना आता। नेपाली भाभी के पति की असंग मोटरें अल्मोड़ा नैनीताल को घेरे रहती। चाय के बगीचों का अंत नहीं था, किंतु उनके वैभव ने पत्नी के प्रति प्रेम मोह की बेड़ियां काट दी। एक वर्ष से भी एक बार भी उसे देखने नहीं आए। एक दिन कप्तान ने देखा नेपाली भाभी की खांसी बहुत ही बढ़ गई है। खांसी का दौरा सा पड़ा और कप्तान भागकर देखने गया तो देखा रक्त के कुंड के बीच नेपाली भाभी की विराट गेहुआ देह निष्प्राण पड़ी थी। पति की मूछों को उसके मुंह में ठूसने का स्वप्न अधूरा ही छोड़कर भाभी चली गई थी। कुछ दिन तक कप्तान उदास हो गया। बानों की बड़ी बड़ी आंखों में भी उदासी के डोरे पड़ गए। जब ऐसी हंसती खेलती लाल लाल भाभी को मौत खींच ले गई तो हड्डियों का ढांचा मात्र मानो तो हवा में उड़ती सुई का फाहा था। भाभी की मौत आकर जैसे उन दोनों के कान में कह गई थी कि जिंदगी कुछ ही पलों की है। उन अमूल पलों के अमृत स्वरूपी रस की अंतिम बूंद में उन दोनों को छोड़ना मंजूर न था। नित्य निकट आती मौत ने बानों को चिड़चिड़ा बना दिया, पर जैसे इकलौती जिद्दी दुर्बल बालक की हर जिद को स्नेह में ही माता हंस खेल कर झेल लेती, वैसे ही कप्तान हठीले बानों की हर जिद पूरा करता। कभी वह खिली चांदनी में बाहर जाने को मचलती तो वह अपने खाकी ओवरकोट में उसे लपेटकर अपनी देह से सटाए लंबे चीड़ की छाया में बैठा रहता। बानों को विवाह के ठीक तीसरे दिन छोड़कर उसे बसरा जाना पड़ा था। उन 3 दिनों में खाकी वर्दी में कसे 6 फुट शरीर भूरी भूरी मूँछों को देखकर बानो उससे जितना ही कटी छिपी फिरती वह उसे पाने को उतना ही उन्मत्त होता। उसे देखते हुए अपनी मेहंदी लगी नाजुक हथेलियों से लाश से गुलाबी चेहरा ढांक लेती। दूसरे दिन बड़ी कठिनता से कप्तान उसके मुँह से धीमी फुसफुसाहट में उसका नाम कहलवा पाया था। बहुत धीमे स्वर में ही प्रणय निवेदन की भूमिका बांधनी पड़ी थी, क्योंकि पास के कमरे में ही ताऊजी लेटे थे। क्या नाम है तुम्हारा? उसकी तीखी ठुड्डी उठाकर कप्तान ने पूछा था। बानो उसके पतले होंठ हिलकर रह गए। राम राम, मुसलमानी नाम। कप्तान ने हंसकर छेड़ दिया। सब यही कहते हैं, मैं क्या करूं? बानो की आंखें छलक उठी। मैं तो तुम्हें छेड़ रहा था। कितना प्यारा नाम है। पहाड़ी नाम भी कोई नाम होते हैं भला? सरूली, परूली, रमा, खष्टी। वह बोला, कितने साल की हो तुम बानो? इस आषाढ़ में मुझे 16वां लगेगा। बानो ऐसे उत्साह से बोली जैसे उसने आधी जिंदगी पार कर ली हो। कप्तान का दिल भर आया। अपनी खिलौने सी बहू को उसने खींचकर हृदय से लगा लिया। पहले वह अपने ताऊ और पिता से सख्त नाराज हो गया था। कहाँ वह ठसकेदार बांका कप्तान और कहाँ हाई स्कूल पास छोकरी को पल्ले बांध कर रख दिया, पर बालिका बानो की सरल आंखों का जादू उस पर चल गया। तीसरे दिन ही उसे बसरा जाना था। कप्तान बानो से विदा लेने गया। वह कोने में बैठी झल्लियाँ कतर रही थी। उसकी पलकें भीगी थीं और पति की आहट पाकर उसने घुटनों में सिर डाल दिया। झट से झुककर कप्तान ने उसका माथा चूम लिया, उसका गला भर आया। 3 दिन की ताज़ा सुंदरी नववधू को इस तरह छोड़कर जाना कप्तान को दुश्मन की गोलाबारी से भयंकर लगा। इसके बाद 2 वर्षों तक कप्तान युद्ध की विभीषिका में भटक गया। बर्मा और बसरा के जंगलों में भटक भटक कर उसके साथी वहशी बन गए थे। गंदे असली मजाक करते फौजी अफसरों में कप्तान की सबसे छोटी उम्र का था। बर्मा के युद्ध से स्तब्ध सड़कों पर चपल बर्मी रमणियों की कुटिल कटाक्षों का अभाव नहीं था। फिर भी कप्तान अपनी जवानी को दांतों के बीच जीभ सी बचाता सेंध गया। 2 साल बाद घर पहुंचा तो दुनिया बदल चुकी थी। उन 2 वर्षों में बानो ने 7 नंदों के ताने सुने, भतीजों के कपड़े धोए, ससुर के होज बने, पहाड़ की नुकीली छतों पर 5-5 शेर उड़द पीस कर बढ़िया तोड़ी। कभी सुनती उसके पति को जापानियों ने कैद कर लिया है, अब वह कभी नहीं लौटेगा। सास और चचिया सास के व्यंग बाण उसे छेद देते।
वह घुलती गई और एक दिन 6 का तक्षक कुंडली मारकर उसकी नन्ही सी छाती पर बैठ गया। उसे सैनिटोरियम भेज दिया गया था। दूसरे ही दिन कप्तान बानो को देखने चल दिया तो घर वालों के चेहरे लटक गए। गेठिया पहुंचा और एक प्राइवेट वार्ड के बरामदे में लेटी बानो को देखकर उसका कलेजा उछलकर मुँह को आ गया। 2 वर्षों में बानो घिसकर और भी बच्ची बन गई थी। कप्तान को देखकर उसकी सरल आंखें खुली सी रह गईं, फिर आंसू टपकने लगे। कहने और कैफियत देने की कोई गुंजाइश नहीं रही। बानो के बहते आंसुओं की धारा ने 2 साल के सारे उल्हाने सुना दिए तो उन्होंने समझ लिया कि मिलन के वे क्षण मुट्ठी भर ही रह गए थे। उन दिनों सैनिटोरियम एक हॉस्पिटल का नाम है, में एक अत्यंत क्रूर नियम था। रोगियों को उनकी अंतिम अवस्था जानकर उन्हें घर भेज दिया जाता। सैनिटोरियम में मृत्यु का प्रवेश सर्वथा निषिद्ध था। नेपाली भाभी की मृत्यु के बाद कप्तान और बानो मातम में डूब गए, पर चौथे दिन में फिर हनीमून मनाने लगे। अपनी साड़ियों का वक्स निकलवा कर बानो ने कई साड़ियों पर इस्त्री करवाई। बड़ी देर तक दोनों ने पेशेंस खेला, पर शाम होते ही बानो मुरझाने लगी। दिन भर उसे दस्त आ रहे थे और टीबी के मरीज को दस्ताना खतरे से खाली नहीं होता। डॉक्टर दलाल आया, उसने कप्तान को बाहर ले जाकर कमरा खाली करवाने का नोटिस दे दिया। कल ही ले जाना होगा। आई गिव हर 2 to 3 days, इससे ज़्यादा नहीं बचेगी। कप्तान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। घर जाने का प्रश्न नहीं उठता था। 3 रस भरे महीनों की मीठी धरोहर को वह घर की करवा से अछूता ही रखना चाहता था। भुवाली के पास ही एक चाय की दुकान के नीचे साफ सुथरा कमरा मृत्यु का पासपोर्ट पाए बानो जैसे अभागे मरीजों के लिए सदा बाएं फैलाकर खुला रहता था। सैनिटोरियम को छोड़कर हम कल दूसरी जगह चलेंगे बानो, यहाँ साली तबीयत बोर हो गई है। बड़े उत्साह और आनंद से कप्तान ने भूमिका बांधी, पर बानो का चेहरा फक पड़ गया। वह समझ गई कि आज उसे भी नोटिस दे दिया गया है। बड़ी रात तक कप्तान उसके गालों के पास अपना चेहरा ले जाकर गुनगुनाता रहा, बानो मेरी बन्नी बन्नू। और फिर जब बानो को नींद आ गई तो वह अपने पलंग पर जाकर सो गया। सुबह उठा, बानो पलंग पर नहीं थी। सोचा घिसटती बाथरूम तक चली गई थी। जोश आने पर वह काफ़ी दूर तक चल लेती थी। बड़ी देर तक नहीं लौटी तो घबरा कर उठा, बानो कहीं नहीं थी। भागकर वह मरीजों के पास गया। डॉक्टर आया, नर्सें आईं, चौकीदार आया, पर बानो कहीं नहीं थी। सैनिटोरियम में आज पहली बार ऐसी अनहोनी घटना घटी थी। दूसरे दिन बड़ी दूर रती घाट पर बानो की साड़ी मिली थी। मृत्यु के आने से पूर्व अभागी स्वयं ही भागकर मृत्यु से मिलने चली गई थी। इसमें कोई संदेह नहीं रहा कि बानो ने डूबकर आत्महत्या कर ली थी। शोक से पागल होकर कप्तान उसकी साड़ी को छाती से चिपटाए फिरता रहा, किंतु मर्द की जवानी जाड़े की भयंकर लंबी रात के समान है, जो काटे नहीं करती। एक ही साल में उसका फिर विवाह हुआ। अब के ताऊ और पिता ने खूब ठोक पीट कर बहू छाँटी। ऊंची अंगली, गोरी, MA पास। कप्तान की नई पत्नी के पिता थे मेजर जनरल। 40 तमगे लगाकर उन्होंने कन्यादान किया तो कप्तान बेचारा सहम कर रह गया। प्रभा इकलौती लड़की थी, फिर दूजी बीबी थी तो बादशाह की घोड़ी से कम नहीं होती। उसके 100 नखरे उठाता। कप्तान हंसना, खिलखिलाना, मौज मस्ती सब भूल कर रह गया। 4 साल में कप्तान को 2 बेटे 1 बेटी देकर प्रभा ने धन संचय की ओर ध्यान लगाया। 16 सालों में कप्तान के बैंक बैलेंस में रुपये नोटों की मोटी तह जमाकर दोनों नैनीताल घूमने आए। कप्तान की थोड़ी सी तोंद निकल आई थी। चेहरा अभी भी मस्ताना था, पर मूँछों में अब वह ऐंठ नहीं रह गई थी। कनपटी के आसपास बाल सफ़ेद हो चले थे। 2 जवान लड़कों को कमीशन मिल गया था। बेटी मिरांडा हाउस में पढ़ रही थी। नैनीताल आकर कप्तान के दिल में एक टीस सी उठी। काठ गोदाम से चलकर गेठिया दिखा और वह गुमसुम सा हो गया। नैनीताल के ग्रांड होटल में दोनों टिके। प्रभा बोली, चलो डार्लिंग, पहाड़ का इंटीरियर घुमा जाए। भोपाली चलें। चिकन सैंडविच, रोस्ट मुर्ग पैक करवा कर उसने अपनी फिएट गाड़ी भोपाली की ओर छोड़ी। बगल में दामी चंचेरी साड़ी और बिना बाहों के ब्लाउज से अपने मांसल शरीर की गोरी दमक बिखेरती प्रभा बैठी। भोपाली की एक छोटी सी दुकान देखकर प्रभा ने गाड़ी रुकवा दी। इसी दुकान में आज एकदम पहाड़ी स्टाइल से कलई के गिलास में चाय पियेंगे हनी, वह बोली। कप्तान अब मेजर था, मेजर की डिग्निटी कहाँ जाएगी, वह बोला। भाड़ में, कहकर प्रभा अपनी पेंसिल हील की जूतियाँ चटकाती दुकान में घुस गई। काठ की एक बेंच धुएं और कालिक से काली पड़ गई थी। उसी को झाड़कर दोनों बैठ गए। पहले कुछ देर को पहाड़ी दुकानदार भौचक सा रह गया। लकड़ी के धुएं से एकदम काले केटली में चाय उबाल रही थी। खूब गर्म 2 गिलास चाय लाओ प्रधान।
मेजर ने पहाड़ी में कहा। दुकानदार का मुंह खुला रह गया। ऐसे अंग्रेजी में बोलने वाला अनोखा जोड़ा पहाड़ी कैसे आ गया? वह सोचने लगा। वह चाय बना ही रहा था कि अलग अगोचर करते वैष्णवियों के दल ने भीतर घुसकर दुकान घेर ली। ओह गुरु, भल दा कहकर हेड वेस्टरी ने बड़े प्रभुत्वपूर्ण स्वर में 16 गिलास चाय का ऑर्डर दे दिया। हेड वैष्णवी बड़ी ही मुखर मर्दानी थी, इसी से शायद मर्दानी स्वर में बोल भी रही थी। सोचा, बाड़म जीव की ही दुकान की चाय छोरियों को पिलाऊंगी, आज एकादशी है। क्यों नहीं दुकानदार बोला। अरे लाटी भी आई है। अरे कहाँ जाएगी अभागी? वैष्णवी ने कहा। प्रभा और मेजर की दृष्टि एक साथ लाटी पर पड़ी। कुत्सित बूढ़ी अधेड़ वैष्णवियों के बीच देवांगना सी सुंदरी लाटी अपनी दाड़िम सी दंतपंक्ति दिखाकर हंस दी। मेजर का शरीर सुन्न पड़ गया। स्वस्थ होकर जैसे साक्षात बानो ही बैठी थी। गालों पर स्वास्थ्य की लालिमा थी। कान तक फैली आंखों में वही तरल स्तंगता थी और गूंगी जिह्वा गूंगापन चेहरे पर फैलकर उसे और भी भोला बना रहा था। हाय, क्या यह गूंगी है? माय गॉड, हॉट ब्यूटी, प्रभा बोली। हाँ सरकार, यह लाटी है, दुकानदार ने कहा और मेजर के दिल पर आ गिरी भारी पत्थर की चट्टान उठ गई। क्या नाम है जी इसका? प्रभा मुग्ध होकर लाटी को ही देख रही थी। नाम जो होगा वह तो बह गया मेम साहब, अब तो लाटी ही इसका नाम है। हेड वैष्णवी ने कहा। हमारे गुरु महाराज को इसकी देह नदी में तैरती मिली। जीबड़ी इसकी कटकर कहीं गिर गई थी। राम जाने कौन था वह। गले में चरियो मंगलसूत्र था, विवाह हो गया था। फिर हमारा गुरु महाराज इसको गुरु मंत्र दिया। भयंकर क्षय रोग था, एक शेर खून उगलता था, पर गुरु के शरण में आया तो सब रोग शोक ठीक हो गया इसका। लाटी जीभ दिखा। धूं धू कर लाटी ने भुवन मोहिनी हंसी हंस दी। जीभ नहीं दिखाई। कुछ नहीं समझती साली, बस खाती है 2.5 शेर, सब भूल गया, हमारा ऑर्डर भी नहीं मानती। असंतुष्ट स्वर में मर्दाना वैष्णवी बोली। ओ माय गॉड, अपने आदमी को भी भूल गई क्या? प्रभा बोली। जो था सो था, इसको कुछ याद नहीं, खाली फिक फिक कर हंसती है हरामी। पर भी इसका मालिक और प्रभु इसका सहारा। हाँ गुरु, कितना पैसा हुआ? हेड वैष्णवी ने पैसे चुकाए और उसका दल अगोचर अलग बसता उठ खड़ा हुआ। लाटी बैठी ही रही। मेजर एकटक उसे देख रहा था। यह वही बानो थी जिसे डॉक्टर दलाल कक्कड़ जैसे प्रसिद्ध विशेषज्ञों की मृत्युजय औषधियाँ भी स्वस्थ नहीं कर सकी थीं। उठ साली लाटी, हेड वैष्णवी ने हल्की सी ठोकर से लाटी को उठाया। एक बार फिर अपनी मधुर हंसी से मेजर का हृदय बींद कर लाटी उठी और दल के पीछे पीछे चल दी। काश उसके भोले चेहरे से गाल सटाकर मेजर कह सकता, मेरी बानो बन्नी वन्नो। शायद उसकी गूंगी जबान के नीचे दबी उसकी गूंगी पिछली जिंदगी बोल उठती। पर मेजर जिंदगी की दौड़ में बहुत आगे निकल आया था। पीछे लौटकर बिछड़े को लाना सबसे बड़ी मूर्खता होती। 2 जवान बेटे और बेटी राष्ट्रपति के स्वभोजों में चमकती उसकी शानदार दूसरी बेबी गरीब गूंगी लाटी का आना कैसे सह सकते? उठो डार्लिंग, लंच गर्म पानी में करेंगे, प्रभा ने कहा और मेजर उठ खड़ा हुआ। कुछ ही पलों में वह बूढ़ा और खोखला हो गया था। बानो मर गई थी, अब तो वह लाटी थी। प्रभु अब उसका मालिक और प्रभु ही उसका सहारा था। इस तरीके से ये आपकी कोर्स में लगी हुई कहानी लाटी शिवानी ने लिखी हुई है। और लाटी की जो कथा वस्तु मैंने आपको बताई है वो साधारण भाषा में 2 दंपतियों की प्रेम कथा है, जिसमें उसका विवाह कप्तान से हो जाता है और उससे अत्यधिक काम कराने के कारण मेजर घर पर नहीं रहता है। उसके घर वाले उससे अत्यधिक काम करवाते हैं, जिससे वो रोगग्रस्त हो जाती है और टीबी जैसे क्षय रोग से ग्रसित होने के कारण उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। जो कप्तान था वो उसकी बहुत अत्यधिक सेवा करता है, लेकिन वो डॉक्टर के कहने के बाद कि आपकी मृत्यु निकट है, इस भयावह मृत्यु से डर जाती है और नदी में छलांग लगा देती है। मेजर घर वापस आता है और वापस आने के बाद उसके घर वाले उसका दूसरा विवाह कर देते हैं। विवाह के बाद उसके 3 बच्चे होते हैं और 3 बच्चों के साथ वह दोबारा उत्तराखंड घूमने आता है। उत्तराखंड में घूमते समय जब उसको एक होटल में चाय पीने के लिए उसकी पत्नी ले जाती है, तब उसकी पहली पत्नी जो
पहले बन्नो थी, अब उस लाठी के रूप में वो दिखाई देती है। और उसको दोबारा जिंदा देखकर जो मेजर था वो अपने आप को बूढ़ा और खोखला महसूस करता है और उस पहली पत्नी को वो ले भी नहीं जा सकता है, क्योंकि जो उसका दूसरा परिवार है उस पर काफ़ी गहरा असर पड़ता है। इस कहानी में बस इसी जोड़े के दोनों लोगों की जो मिलन की गाथा थी और बिछड़ने की जो गाथा थी उस पर प्रकाश डाला गया है। आई होप आपको कहानी मैंने बताई हुई है अच्छे से समझ में आई होगी। अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन जो भी बोर्ड में अभी तक पूछे गए हैं उनको लेकर आऊँगी। ये आप लोगों की नई कहानी है। कोविड में ये कहानी 5 साल से हटी हुई थी, इस साल ये कहानी नई ऐड हुई है, तो आपके प्रश्न पत्र में ये कहानी आप लोगों को ज़रूर इससे क्वेश्चन करने के लिए आ सकते हैं।